नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास का आधुनिक काल। और आधुनिक काल के हम आज अलग अलग पहलुओं को देखने वाले हैं, जिसमें कि हम मुख्य तौर पर देखेंगे जो आधुनिक काल का सामान्य परिचय है कि आधुनिक काल के बारे में जो सामान्य परिचय हमें देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, उसे हम देखेंगे। उसके बाद जो आधुनिक काल की अलग अलग काव्यधाराएँ हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा आधुनिक काल है उसे भी अलग अलग युगों में विभाजित किया गया है, तो उसे भी हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं तार सप्तक और उनके कवियों के नाम, यानी कि जो तार सप्तक जिसका कि संपादन अज्ञे ने किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से भी, उसे हम देखने वाले हैं और उनके सभी कवियों के नाम भी हम देखने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अलग अलग युग हैं और जो उन युगों के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे कि जो भारतेंदु युग है जो उसके महत्वपूर्ण कवि हैं, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हो गए, उन सभी के नाम भी हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो आधुनिक काल में उन कवियों का और कवि के रूप में उनका क्या योगदान रहा, वो भी हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आधुनिक काल का सामान्य परिचय, जिसमें कि हम समय सीमा और नामकरण को देखने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका काल विभाजन 4 कालों में किया गया है। सबसे पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आता है आधुनिक काल, जैसे कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधुनिक काल के यदि सामान्य परिचय को देखें तो हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का समय संवत 1900 से 1980 माना है, यानी कि 1843 से 1923 ईस्वी तक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा विक्रमी संवत है, यदि हम उसमें 57 वर्ष घटाएंगे तो हमारा जो ईस्वी सन है वो निकल आएगा, यानी कि यदि 1843 में हम 57 जोड़ेंगे तो विक्रमी संवत 1900 बनता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। इसके अलावा जो डॉक्टर त्रिभुवन सिंह हैं, उन्होंने 1857 से 1947 तक की अवधि को जागरण काल कहा है, यानी कि जो डॉक्टर त्रिभुवन सिंह है उनका मानना है कि जो 1857 का समय है, 1857 से लेकर 1947 तक की अवधि को उन्होंने क्या नाम दिया, जागरण काल। ये बात याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो 1947 से आज तक की अवधि है उसे उन्होंने आधुनिक काल माना, यानी कि जैसे अधिकतर विद्वान मानते हैं कि अधिकतर क्या लगभग सभी विद्वान 1843 ईस्वी से आधुनिक काल का समय मानते हैं। लेकिन जो डॉक्टर त्रिभुवन सिंह है उन्होंने 1947 से अब तक आधुनिक काल का समय माना है, और जो 1857 से 1947 तक का समय है उसे उन्होंने जागरण काल नाम दिया है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आधुनिक काल है उसे किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया है, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, जिन्होंने कि इसे आधुनिक काल नाम दिया। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल आते हैं, जिन्होंने कि इसे गद्यकाल नाम दिया। और आपको पता ही होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई है, जिसमें कि उन्होंने हर काल के दो दो नामकरण किए हैं। इसमें उन्होंने जो आधुनिक काल है उसे आधुनिक काल और गद्यकाल नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा, जिसमें कि उन्होंने आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल कहा है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल बोला, और उसके बाद बाबू गुलाब राय ने नवीन काल नाम दिया है आधुनिक काल को। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं जो आधुनिक काल का काल विभाजन किया गया है और उसकी जो समय अवधि है उसे भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो आधुनिक काल है उसे अलग अलग 6 युगों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला है भारतेंदु युग, फिर है द्विवेदी युग, फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और अंत में आता है नई कविता। सबसे पहले यदि हम भारतेंदु युग की बात करें तो इसका जो नाम है आप सभी को पता ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। इसका की समय है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। इसके बाद द्विवेदी युग आता है, जिसका कि नाम पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। और 1920 से लेकर 1900 से लेकर 1920 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। कहीं पर हमें 1920 मिलता है और कहीं कहीं पर 1918 देखने को मिलता है। तो परीक्षा में जिस हिसाब से भी पूछा जाएगा आप अपने हिसाब से उत्तर दे देना। ठीक है, और यदि हम इन दोनों युगों की बात करें तो जो आधुनिक काल है उसमें ये दो युग हैं जिन्हें कि
मतलब हम कह सकते हैं कि जिनका नामकरण कि किसी विद्वान के नाम पर किया गया है। जैसे भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया और द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इसके बाद के जो युग हैं उनका नामकरण किसी भी विद्वान के नाम पर, विद्वान के नाम के आधार पर नहीं किया गया। ठीक है। इसके बाद द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद, जिसका कि समय 1920 से लेकर 1936 माना जाता है। कहीं कहीं इसका समय भी हमें 1920 देखने को मिलता है और कहीं कहीं 1918, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। इसके बाद आता है प्रगतिवाद, जिसका कि समय माना जाता है 1936 से 1943 ईस्वी। इसके बाद प्रयोगवाद 1943 से 1953 और अंत में आती है नई कविता 1953 से 1960 ईस्वी। ठीक है। तो ये हो गया आधुनिक काल का काल विभाजन और उसकी समयावधि। ठीक है। इसके बाद यदि हम सब जो सभी युग हैं भारतेंदु और द्विवेदी युग, इनके महत्वपूर्ण कवियों को अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि किस किस युग में कौन कौन से कवि महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले यदि हम भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग में जो सबसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं वे आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अतिरिक्त बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर राधाचरण गोस्वामी, फिर राधा कृष्ण दास, तोताराम, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, मोहनलाल, फिर विष्णुकांत शास्त्री, काशीनाथ सिंह और कार्तिक प्रसाद खत्री भारतेंदु युग के कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। और ये भारतेंदु युग के साथ साथ भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल था जिसमें कि कई सारे कवि सम्मिलित थे। ये सभी कवि भारतेंदु मंडल के भी महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है। तो इन सभी के नाम आप याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कौन सा कवि किस युग में आया, किसका लेखन का समय किस युग में है। ठीक है। तो आप सभी के नाम याद रखना। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। यदि हम द्विवेदी युग की बात करें तो इनके जो सबसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके के नाम के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। ठीक है। इसके बाद यदि हम इसके अन्य कवियों को देखें तो राम नरेश त्रिपाठी, राजदेवी प्रसाद पूर्ण, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगमोहन दास रत्नाकर, नाथुराम शर्मा शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि इस काल के, इस युग के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इन सभी का नाम भी आप याद रखना। ठीक है। इसके बाद आता है अगला युग छायावाद। यदि हम छायावाद की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि काव्य में जहाँ आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे वही छायावाद है। ये परिभाषा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही परीक्षाओं में कई बार इसे पूछा भी गया है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा इस परिभाषा के बारे में, ये परिभाषा किसने दी छायावाद के बारे में, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। और यदि पूछे कि राम कुमार वर्मा के अनुसार छायावाद की परिभाषा क्या है, या राम कुमार वर्मा ने छायावाद को लेकर क्या कहा, तो वो कहते हैं कि काव्य में जहाँ आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे वही छायावाद है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं उनमें सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन आदि प्रमुख कवि हैं इस काल के, इस युग के। और यदि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा की बात करें तो इन्हें छायावाद का स्तंभ माना जाता है, इन चार कवियों को। और यही इस युग के, इस काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि भी माने जाते हैं ये चारों। ठीक है। इसके बाद आता है छायावाद के बाद प्रगतिवाद। यदि हम प्रगतिवाद को देखें तो प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा सन 1936 को लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से होता है जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है, जब उसका आयोजन होता है 1936 में, वहीं से प्रगतिवाद की स्थापना, प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो ये बात याद रखना, पूछा जाता है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है जिसका कि आयोजन 1936 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। और इसमें जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने जो कविता का उद्देश्य है, काव्य का उद्देश्य है, उसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। यानी कि जो साहित्य का उद्देश्य है उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वह दबे कुचले, जो दबा कुचला वर्ग है, जो कि उतने साधनों से युक्त नहीं है, उसकी मुक्ति का स्वर होना चाहिए जो साहित्य है। ठीक है। इसके बाद प्रगतिवाद के जो महत्वपूर्ण कवि हैं यदि हम उनको देखें
तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आते हैं उनमें सबसे पहले हैं बाबा नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रांगे राघव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत की भी हमें थोड़ी बहुत रचनाएं प्रगतिवाद में देखने को मिल जाती हैं। और यदि हम प्रगतिवाद के बाद बात करें तो प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। यदि हम प्रयोगवाद को देखें तो वाद के रूप में प्रयोग का शब्द प्रचलन सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। यानी कि ये जो वाद शब्द है इसका प्रचलन कब हुआ? 1943 में, जब अज्ञे द्वारा तार सप्तक का संपादन किया गया, वहीं से ये वाद शब्द प्रचलन में आया। ठीक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कविवर अज्ञे जी ने अपने साहित्यिक जीवन में कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन संपादन किया था, जिसमें कि प्रत्येक सप्तक में कुल 7-7 कवियों को स्थान दिया गया था। और यदि हम तार सप्तक को देखें तो इसमें हर सप्तक में पूरे पूरे 7-7 कवियों को स्थान दिया गया था। यानी कि एक सप्तक में 7 कवि, तो 4 सप्तक में हो गए कुल 28 कवि। और इसी कारण से इसका नाम भी तार सप्तक है, क्योंकि 7 कवि हैं, जिसके कारण कि इसका नाम सप्तक रखा गया। ठीक है। अब इन 28 कवियों को देखें तो इनका नाम हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो प्रथम सप्तक है उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, दूसरे सप्तक में कौन से आते हैं, तीसरे में और चौथे में कौन कौन से कवि आते हैं। तो हमें चारों सप्तकों में जितने भी कवि हैं सभी का नाम याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि किस सप्तक में कौन सा कवि आता है। तो सबसे पहले हम प्रथम सप्तक को देखें तो इसके अंतर्गत 7 कवि आते हैं, जिनमें की नाम है, सबसे पहला आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसके बाद आते हैं नेमिचंद्र जैन, फिर आते हैं रामविलास शर्मा, फिर आते हैं गिरजा कुमार माथुर, उसके बाद प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल और गजानन मुक्ति बोध। ठीक है। ये 7 कवि प्रथम सप्तक में थे। इसके बाद आता है दूसरा सप्तक। और यदि हम सप्तक की बात कर रहे हैं तो मैं इनका समय आपको बता देता हूँ कि जो प्रथम सप्तक है, प्रथम तार सप्तक है, इसका प्रकाशन हुआ 1943 में, और उसके 8 वर्षों बाद यानी कि 1951 में प्रकाशन हुआ दूसरे सप्तक का, और उसके बाद 1959 में प्रकाशन हुआ उसके 8 वर्षों बाद तीसरे सप्तक का 1959 में प्रकाशन हुआ, और फिर 1979 में प्रकाशन हुआ चौथे सप्तक का। और इसकी समय सीमा याद रखना उतना कठिन नहीं है, आसान है। बस आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो प्रथम सप्तक था उसका प्रकाशन हुआ 1943 में, और उसके बाद जो उसका अगला दूसरा सप्तक था उसका प्रकाशन हुआ उसके 8 वर्ष बाद, फिर तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ उसके 8 वर्ष बाद, और जो अंतिम सप्तक था चौथा सप्तक उसका प्रकाशन हुआ उसके 20 वर्ष बाद। ठीक है। जो तीसरा सप्तक था उसके 20 वर्ष बाद चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से इसका समय भी याद रहेगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे दूसरे सप्तक के अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं। तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है हरिनारायण व्यास, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सिंह सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और शकुंतला माथुर आते हैं दूसरे सप्तक में। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा सप्तक। यदि हम तीसरे सप्तक में देखें तो इसमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो सबसे पहले आते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, उसके बाद केदारनाथ सिंह, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फिर कुंवर नारायण, फिर मदन वात्स्यायन, कीर्ति चौधरी और विजय देव नारायण शाही इस सप्तक के मुख्य कवि हैं। ठीक है। इसके बाद आता है चौथा सप्तक, जिसका कि प्रकाशन मैंने बताया 1979 में। ठीक है। तो इसमें जो कवि आते हैं वे आते हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, सुदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, राजकुमार अम्बुद और राजेंद्र किशोर इस सप्तक के कवि हैं। ठीक है। यह उक्त प्रगतिवादी साहित्यकार साहित्य के क्षेत्र में नित नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। यानी कि ये जो सभी कवि हैं ये साहित्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं, तभी इसका नाम प्रयोगवाद पड़ा है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अंतिम युग आधुनिक काल का नई कविता। यदि हम नई कविता को देखें तो सन 1952 में सर्वप्रथम नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञे जी ने आकाशवाणी पटना की एक भेंट वार्ता में किया था। यानी कि जो नई कविता है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अज्ञे जी ने। और कहाँ की? आकाशवाणी पटना में। ठीक है। इसके बाद नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ सन 1954 में, और इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखना कि जो नई कविता पत्रिका है इसका प्रकाशन 1954 हुआ था।
इस बात को लेकर आप भ्रमित मत होना कि जो नई कविता है उसका समय माना जाता है 1952 से। तो ये जो नई कविता है इसका समय 1952 से माना जाता है, लेकिन जो नई कविता पत्रिका है इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में। जिससे और प्रकाशन कहाँ से हुआ था? प्रकाशन हुआ था इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त इसके संपादक थे, ठीक है। और नई कविता में चर्चित लघु मानव का अर्थ है, मतलब जो नई कविता है उसमें एक लघु मानव की चर्चा की गई है, जिसका की अर्थ है वह सामान्य जन जो अभी तक उपेक्षित था। नई कविता धारा में कवियों के अंतर्गत प्रयोगवाद की अधिकांश कविगण नई कविता धारा के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जगदीश गुप्त, अरुण कमल, दुष्यंत कुमार त्यागी आदि नई कविता धारा के कवियों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये कवि नई कविता धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। तो इन सभी का नाम भी आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आज की हमारी कक्षा समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको कक्षा पसंद आई होगी, और यदि कक्षा पसंद आई है तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लेना। और यदि आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं अपनी लिखी हुई कविताएं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो हो सके तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद।